नमस्कार, मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरे साथ खास बात। एक साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने परिवर्तन यात्रा शुरू की। परिवर्तन यात्रा करके सत्ता में परिवर्तन हुआ और उत्तर प्रदेश में बनी योगी की सरकार। योगी सरकार में अब मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य जी। उस समय वो संगठन के प्रदेश के अध्यक्ष होते थे। हमारे साथ खुद हैं केशव प्रसाद मौर्य जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है केशव प्रसाद मौर्य जी। धन्यवाद अभिषेक जी। सर, आप उप मुख्यमंत्री हो गए, तमाम चीज़ें हो गई, संगठन आपने चलाया, सत्ता परिवर्तन किया। सर, एक साल का कार्यकाल रहा। पूर्वोत्तर तक भारतीय जनता पार्टी ने अपना झंडा गाड़ दिया, लेकिन यूपी की 2 गोल्डन सीट हार गए। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? निश्चित तौर से हम उत्तर प्रदेश में बहुत शानदार ढंग से 2017 के विधानसभा चुनाव में सफलता प्राप्त किए। हमारी सरकार आदरणीय योगी जी की अगुवाई में बनी और उसके बाद भी लगातार जितने चुनाव हो रहे हैं, हर चुनाव में हमारी पार्टी को विजय मिल रही है। माननीय मोदी जी और माननीय अमित शाह जी की जोड़ी देश को भाजपामय बनाने में सफल हो रही है। यह सच है। उपचुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी फूलपुर और गोरखपुर की 2 ऐसी महत्वपूर्ण सीटें थीं जो हमारे मुख्यमंत्री जी के और मेरे इस्तीफे के कारण खाली हुई थी, और उनमें जब उपचुनाव हुआ तो हम लोग पूरी उम्मीद लेकर के बैठे थे कि हम बड़े अंतर से यहाँ पर सफलता प्राप्त करेंगे। संयोग ऐसा हुआ कि वह चुनाव हम हारे। हार को हम स्वीकार करते हैं और जनता के फैसले को शीश झुका करके उसको हम स्वीकार करते हुए यह भी सुनिश्चित करते हैं कि भविष्य में हम क्या कमी रह गई है इसका विचार करेंगे, इस पर मंथन करेंगे, इस पर चिंतन करेंगे और 2019 में यह जो पराजय हुई है इसको हम विजय के रूप में परिवर्तित करने की रणनीति बनाएंगे। सर, बात की जाए तो पिछले लोकसभा चुनाव की अगर बात करते हैं तो पिछले लोकसभा चुनाव में एक चीज़ देखी गई, कमंडल और मंडल पर भारी पड़ा था। लेकिन इस बार देखा गया कि सामाजिक न्याय की बात करने वाले जो दल थे, जो बिखरे हुए थे, वो एक साथ हुए। क्या ये एक वजह थी? नहीं, देखिए, वजह तो एक नहीं कई थी। एक वजह तो सबसे बड़ी यह थी कि मतदाता अपने घरों से अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए नहीं निकले और हमारे कार्यकर्ताओं को भी अति आत्मविश्वास था कि हम तो जीत ही रहे हैं और इसलिए जितनी मेहनत करना था शायद उतनी मेहनत करने में कोई चूक रह गई होगी। जहाँ तक सपा प्रत्याशी को बसपा के समर्थन की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सपा को दिए गए समर्थन का फायदा निश्चित तौर से सपा प्रत्याशी को मिला है, और अगर सपा प्रत्याशी के समर्थन मिला है नहीं होता तो सपा की वहाँ जो हैसियत है वह चुनाव जीतने की नहीं थी। सपा बसपा जब एक हुए तो भी नहीं जीत सकते थे, लेकिन हम अति आत्मविश्वास में थे, हमारे कार्यकर्ता अति आत्मविश्वास में थे और हमारा समर्थक मतदाता घरों से वोट डालने के लिए नहीं निकला, जिसके कारण से ये परिस्थिति बनी है। और हम 2019 में इसे कैसे ठीक हो इसके लिए जो बैठक करेंगे उसमें आगे की कार्य योजना तैयार। सर, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, अति आत्मविश्वास। मुख्यमंत्री जी ने भी कल चुनाव के रिजल्ट आने के बाद ये बात बोली कि अति आत्मविश्वास कार्यकर्ताओं में दिखाई दिया कि लोग निकले नहीं, घर से नहीं निकले और कार्यकर्ता भी उतना काम नहीं कर पाए, अति आत्मविश्वास में थे। सर, लेकिन जब जीत होती है तब मोदी मोदी, योगी योगी, और जब हार होती है तो कार्यकर्ता का अति आत्मविश्वास। नहीं, ये हार केवल कार्यकर्ता तो चाहे केशव प्रसाद हों, चाहे योगी जी हों, और चाहे बूथ का अध्यक्ष हो, चाहे मंडल का अध्यक्ष हो, चाहे जिले का अध्यक्ष हो, चाहे जिले का पदाधिकारी हो, क्षेत्र का हो, प्रदेश पदाधिकारी हो, सब लोग कार्यकर्ता पहले हैं, बाकी सब कुछ बाद में है। तो कार्यकर्ता शब्द के प्रयोग का अर्थ ये नहीं लगाना चाहिए कि वह उसका अर्थ ये लगा दिया जाए कि योगी जी कार्यकर्ता नहीं है। हम सब लोग कार्यकर्ता हैं और हम सब कार्यकर्ताओं के अंदर जो विश्वास यह ज़्यादा बढ़ गया कि नहीं, हम तो सफलता प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि जीत का अंतर पिछले चुनाव में इतना अधिक था कि इतना जल्दी हम इतने बड़े अंतर से पीछे होंगे ऐसा अंदाज़ा नहीं लग रहा था। लेकिन परिणाम आया है और लोकतंत्र का यही तो संदेश है कि जनता जो फैसला देती है कि भाई देखो, हमारा फैसला आपके खिलाफ है और आज हमारे खिलाफ फैसला आया है। लेकिन उसमें दूसरी तरफ हम दूसरे एंगल से जब देखते हैं तो हमारा वोट नहीं पड़ा। 38% कुल फूलपुर में वोट पड़ा है, 62% मतदाता वोट डालने के लिए नहीं निकले। यह एक बड़ी शहरी क्षेत्र के लोग नहीं निकले। नहीं, देहात में भी हमारा टोटल फिगर जो है 38% से कम का है जो वोट पड़ा है, और शहरी क्षेत्र में तो 22% से भी कम वोट पड़ा।
आप जब अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, मुझे एक बहुत अच्छी से याद है कि हमारी आपकी बात हुई थी, तो आपने कहा था एक बूथ 10 यूथ। बूथ को मजबूत किया गया था, ये अमित शाह जी और आप लोगों की एक रणनीति थी कि बूथ को जितना मजबूत करेंगे उतना ही पार्टी मजबूत होगी। आज पूरे देश में लगभग आपके बूथ मजबूत हैं। ये इस कमी को आप मानते हैं कि कार्यकर्ताओं ने जाके बूथ को मजबूत नहीं किया? नहीं, देखिए, बूथ पहले की तरह ही मजबूत है, बूथ की मजबूती में कोई कमी नहीं आई है। एक फ्लोटिंग वोटर होता है जो देश के अंदर कहीं पर भी, मैं कल से इन सारे विषयों का अध्ययन कर रहा हूँ, कहीं पर भी उपचुनाव जब होता है तो जिस उत्साह से आम चुनाव में लोग वोट डालते हैं उस उत्साह से उपचुनाव में वोट नहीं डालते हैं, और उसमें सबसे पीछे हम रह जाते हैं, हमारी पार्टी रह जाती है, हमारा जो समर्थक वोटर वो नहीं निकलता है। और एक अभी भी यह, चाहे इसे मैं दुर्भाग्यपूर्ण ही कहूँगा, कि अभी भी लोग विकास के मुद्दे पर मतदान करने को अभी भी तैयार नहीं है। वह मुद्दा उनका अभी भी ये लगता है कि पार्टी के आधार पर, जाति के आधार पर मतदाता अपने को अलग करके खड़ा रखता है, और जब चुनाव का समय आता है तो उसी आधार पे अभी मतदान का जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है वो लगभग उसी आधार पे है। लेकिन इसके बाद भी हम मानते हैं कि हमें गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ना है। अब वो गरीब आदमी, वो चाहे अनुसूचित वर्ग का हो, चाहे पिछड़े वर्ग का हो, चाहे अगड़े वर्ग का हो, अगर गरीबी के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं तो गरीबी के लिए जब हमने ख़त्म करने के लिए जब तमाम कार्यक्रम शुरू किए तो उसका लाभ सबको मिल रहा है। सर, ये चलिए, हार जीत की बात हो गई, क्योंकि चुनाव है, इसमें हार जीत होती है और हर चुनाव के एक अलग फैक्टर्स भी होते हैं। आपने जिस तरह बताया, उपचुनाव में लोगों का उतना रुझान नहीं होता है घर से निकलने का, ये अलग फैक्टर है। लेकिन सर, एक चीज़ देखने को मिल रही है, जो आप लोगों के इधर भी चुनाव हुए, गुजरात की अगर बात करें, गुजरात में चुनाव हुए, आप लोगों ने 22 साल की सरकार को बचा के रखा। मतलब 22 साल में एक जनरेशन बदल जाती है, वहाँ पे आज भी बीजेपी की सरकार है, ये बड़ी बात है। लेकिन वहां पे एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ गया। लेकिन आपको क्या लगता है कि वहां पे जिस तरीके से नोटा का प्रयोग हुआ, इस चुनाव में भी लोगों ने बहुत ज्यादा नोटा का प्रयोग किया है? क्या वजह मानते हैं? क्या मतलब लोग संतुष्ट नहीं हो रहे किसी भी राजनीतिक दल से या उनके विचारों से? देखिए, नोटा का बहुत प्रयोग नहीं हुआ है, जो नंबर आए हैं मैं भी देख रहा था, इतना नोटा का प्रयोग नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, जागरूकता बढ़ी है लोगों में। अगर किसी बात पे नाराज़गी है तो उसको एक अधिकार है ये कि अगर नोटा की व्यवस्था है तो उस रूप में भी अपना गुस्सा वो प्रकट करता है, अपना विरोध प्रकट करता है। और अलग अलग प्रकार का, जैसे भाजपा का वोटर है और भाजपा की सरकार केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है, हमारे सभी सांसद हैं, हमारे सभी विधायक हैं, नगर पंचायत से लेकर के नगर निगम तक अधिकतम स्थानों पे हमारे ही अध्यक्ष हैं, हमारे ही पार्षद हैं। तो अधिकतम सत्ता से संबंधित जो भी स्थल है वहाँ पर हमारे लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि अपेक्षाएं जनता की भी हैं, अपेक्षाएं कार्यकर्ताओं की भी हैं। प्रयास भी सरकार कर रही कि जो अपेक्षाएं उसको हम पूरा करें, लेकिन कोई भी अपेक्षा कम समय में पूरी नहीं की जा सकती है, अधिक समय उसके लिए चाहिए। और अधिक समय, अभी 1 वर्ष हुआ है, 1 वर्ष सरकार जब बनती है, शुरू के 4 महीने 5 महीने तो पूरा सिस्टम समझने में, उसको ठीक करने में, ठीक दिशा में चलाने में लगता है। लेकिन फिर भी हमारी सरकार ने सरकार बनने के तत्काल बाद बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और प्रदेश की जनता को इसका एहसास हुआ है। इतनी बड़ी इन्वेस्टर समिट हुई, इतना बड़ा निवेश आने की संभावना खड़ी हुई, बड़े बड़े अपराधियों के मन में भय पैदा करने में हमारी सरकार सफल रही है। और जो एक तरह से मैं कहूँ कि विकास का काम, चाहे वो बिजली का हो, चाहे सड़क का हो, पानी का हो, ये तमाम क्षेत्रों में हमने बहुत शानदार कदम उठाए हैं। नकल को रोकने की दिशा में भी हमारी सरकार ने एक बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, बच्चों में गुस्सा भी ना हो, अभिभावकों में गुस्सा भी ना हो, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे लोग होते हैं कि हमारा बेटा अगर नकल करके पास हो जाता तो, लेकिन भाजपा की सरकार आई तो हमारा बच्चा नहीं पास हो पाया। हो सकता है इस तरह के भी कुछ लोग रहे हों, लेकिन हमारा तो उद्देश्य साफ है कि हम उत्तर प्रदेश के बच्चों को ऐसा पढ़ाएं कि देश की किसी प्रतियोगी परीक्षा में टॉप हो जाएं, सफल हो जाएं और प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर के वो सफल हो जाएं। बिल्कुल। तो हमारे साथ बने हुए हैं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो 1 साल कितना रहा बेमिसाल, इस पर सवाल देंगे उप मुख्यमंत्री। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। स्वागत है एक बार फिर आपका। हमारे साथ हैं आज खास बात में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी। केशव जी, ये तो रही बात चुनाव की। चुनाव अब आगामी भी आएंगे, उसकी तैयारी में आप लोग जुट जाएंगे, मंथन करेंगे।
लेकिन जिस चुनौती के साथ और जिन उपलब्धियों के साथ आप लोग 2019 में जाएंगे, उसमें 1 साल योगी सरकार के कार्यकाल का रहेगा, बल्कि 1.5 साल होगा, और जो अभी तक मोदी सरकार के कार्यकाल का रहा है उसका आकलन लेके जाएंगे। आपकी क्या उपलब्धि है 1 साल की? देखिए, उपलब्धियां अगर 1 वर्ष की आप देखें तो जिस भी महत्वपूर्ण क्षेत्र की ओर अगर आप ध्यान इंगित करें तो चूँकि सड़क बनाने वाला विभाग मेरे पास है, मैं वहीं से शुरू करूंगा। उत्तर प्रदेश जब हमें श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा विरासत कह लीजिए उनकी प्राप्त हुई, तो उस समय उत्तर प्रदेश के 1,21,000 किलोमीटर गड्ढा से पूरी तरह से युक्त सड़कें प्राप्त हुई। हमारी सरकार ने गड्ढा मुक्ति का एक अभियान चलाया और उसमें हमने रिकॉर्ड सफलता कम समय में प्रदान की और हमने गड्ढा मुक्त सड़क लोगों को उपलब्ध कराने का काम किया। जब हमारी सरकार आई तो हमने भारत सरकार के साथ कई ऐसे विभाग हैं, मेरे विभाग की हर महीने की 12 तारीख को एक नियमित बैठक होती है और उस नियमित बैठक के माध्यम से केंद्र सरकार के माध्यम से जो परियोजना आ रही है उत्तर प्रदेश में, चाहे वो राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में चाहे अन्य किसी रूप में, तो उस योजना को कैसे हम जल्द से जल्द ज़मीन पर उतार सकें, उसके लिए मुख्य समस्या होती है ज़मीनों का अधिग्रहण करना, फिर उसका पैसा वितरण करना और फिर उसकी चाहे वो एनओसी पर्यावरण से हो चाहे अन्य विभाग से हो, कहीं यूटिलिटी शिफ्टिंग का पावर डिपार्टमेंट से हो, ऐसे तमाम काम रहते हैं। उसको हमने एक स्पीड देने का काम किया और आज नवीन तकनीकी का इस्तेमाल करके हम लोगों ने एक इतना शानदार कदम उठाया है कि जैसे ही हमें भारत सरकार के द्वारा 10,000 करोड़ रुपए सेंट्रल रोड फंड के माध्यम से सड़क बनाने के लिए प्राप्त हुआ, हमने तुरंत उसमें नवीन तकनीकी का इस्तेमाल किया और मुझे बताते हुए ये हर्ष हो रहा है कि हमें लगभग 1,600 करोड़ रुपया नई तकनीकी के इस्तेमाल करने के कारण बचे और जो सड़कें हमारी कम बन रही थी उससे हम 1,600 करोड़ रुपए को और उन सड़कों की दृष्टि से उपयोग में ला सके जो सड़कें अभी तक ब्लॉक जो है तहसील से नहीं जुड़े थे, तहसील ज़िले से नहीं जुड़े थे, मुख्य जो गांव हैं मुख्य मार्गों से नहीं जुड़े हुए थे, हम उसमें पैसा वो डालने का काम किए। जो दूसरे राज्य हमारे राज्य की सीमा से लगते हैं, राज्य की सीमा पर आप जाइए तो वहाँ यूपी की सीमा जहाँ से शुरू होती है वहाँ सर्वाधिक गड्ढे, अंधेरा, ये तमाम प्रकार की चीज़ें रहती है, लेकिन आज वो सारी योजनाएं बचत करके हमें अलग से बजट का प्रावधान नहीं करना पड़ा। हम 10,000 करोड़ लेकर के आए और सही बात कहें तो हम 11,600 करोड़ के काम की शुरुआत कर रहे हैं। सर, इस पर आपने जैसे बताया कि बिजली, सड़क, पानी, इन सबको जो बेसिक बुनियाद थी उसको आप लोगों ने और सुचारू रूप से सुधारा है। शिक्षा और स्वास्थ्य में आपने बेहतरी की है, लेकिन 1 साल पे जब आप उपलब्धियां गिना रहे हो तो वहाँ पर खामियां भी निकाली जाती हैं। मैं खुद मानता हूँ कि 1 साल का समय एक सरकार के लिए, वो भी खास तौर से उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में काफ़ी नहीं होता। ये बड़ी नाइंसाफ़ी होती है 1 साल में किसी का रिपोर्ट कार्ड मांगा जाए, लेकिन अब आप खुद ही ढोल पीट रहे हैं तो हमें सवाल पूछना लाजमी है। गड्ढा मुक्ति का जो आपने आयोजन किया वो बहुत खूबसूरत था, बहुत अच्छा था, जनता ने उसको सराहा भी, लेकिन कई जगह अभी भी शिकायतें आ रही हैं कि सड़कें अच्छी नहीं हैं। अब आपको बिजली की बात कर रहे हैं तो बिजली की समस्या की बात आपने जो पावर फॉर ऑल की थी वो जस की तस बनी हुई है। पिछली गर्मी में इसका जो रियलिटी चेक था वो आपके सामने भी था। शिक्षा की बात कर रहे हैं, तमाम चीज़ें अभी भी वैसी जस की तस बनी। आपको क्या लगता है कि आगामी साल में जो कमियां रह गई उसको आप लोग दूर कर पाएंगे? क्योंकि आपके लिए बड़ा चुनौती है। अभी गड्ढा मुक्ति का अभियान भी सफल हुआ है और किसी विश्व के किसी देश में इतने कम समय में इतनी अधिक सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हुई हैं, ये विश्व रिकॉर्ड है। बिजली की दृष्टि से हम कहें कि हमें तो सड़ी गली व्यवस्था प्राप्त हुई थी, लेकिन आज 18 घंटे, 20 घंटे और 24 घंटे के रेशियो में हम बिजली दे रहे हैं। कहीं जर्जर सारी व्यवस्था है, वहाँ पे कहीं तार जल जा रहे हैं, ट्रांसफार्मर फूंक जा रहे हैं, तो उसका भी हम प्रबंध कर रहे हैं। पावर फॉर ऑल के अंतर्गत, सौभाग्य योजना के अंतर्गत हम बिजली उन गरीबों तक भी पहुँचाने का काम कर रहे हैं जहाँ नहीं पहुँची थी बिजली। हम उन गाँवों को रोशनी देने का काम करने जा रहे हैं जहाँ आज़ादी के बाद नहीं पहुँची थी। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं। फिर भी अगर कहीं पर भी कोई कमी होगी उसको समीक्षा करेंगे, सुधार करेंगे, आगे उसको और ठीक करेंगे, लेकिन हमारा लक्ष्य एकमात्र है कि हम उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता के जीवन में खुशहाली लाने का जो हमारा प्रयास है, हमारी सरकार का प्रयास है, वो सफलतापूर्वक आम जनता तक पहुंचा सके। सर, आपने बोला कि 22 करोड़ जनता, यानी सबका साथ सबका विकास, ये नारा भी था आप लोगों का, लेकिन जो इतनी नीतियाँ बन रही हैं, इन नीतियों में
नीतियाँ तो बहुत खूबसूरत बन रही हैं, इम्प्लीमेंट भी कराई जा रही है, लेकिन उसमें एक चीज़ देखने को मिल रही है, ये नीतियाँ जाकर दम तोड़ देती है हिंदुत्व के एजेंडे पर। तो आपको नहीं लग रहा है कि ये सबका साथ सबका विकास नहीं है? क्योंकि ये विपक्ष भी लगातार आरोप लगा रहा है और संघ प्रमुख ने भी ये कहीं ना कहीं मेरठ में अपने भाषण में बोला भी था कि कट्टर हिंदुत्व कट्टर उदारता है। इसको आप किस तरीके से जोड़ के देखते हैं? देखिए, जहाँ तक आप कि हम सारे विषय को हिंदुत्व की ओर ले जा रहे हैं, ये सच नहीं है। क्योंकि जब कोई सड़क बनती है तो हिंदुओं के लिए नहीं बनती है, वो सबके लिए बनती है। अगर किसी ज़िले में बिजली 18 घंटे जा रही है तो वह ज़िले के अंदर हिंदू भी रहता है, मुसलमान भी रहता है, सिख ईसाई, सारे हमारे 22 करोड़ लोगों में से जो भी हैं वो सब रहते हैं। तो बिजली हम सबको दे रहे हैं, शिक्षा हम सबको दे रहे हैं, चिकित्सा हम सबको दे रहे हैं, आवास हम सबको दे रहे हैं, सड़कें हम सबको बना करके दे रहे हैं, और भी कई ऐसी योजनाएं हैं, वह हम सभी योजनाओं को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए यह विषय महत्वपूर्ण नहीं है कि अगर कोई ऐसा विषय कहीं निकाल रहे हैं कि हिंदुत्व, तो मुझे लगता है कि ऐसा विषय नहीं है। लेकिन यह कोई जो सही बात है उसको कहने में परहेज करना यह भी उचित नहीं है। हम तुष्टीकरण नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अल्पसंख्यकों के जीवन में सुधार लाने के लिए हमारी सरकार बजट में प्रावधान नहीं करती है। तो इसका मतलब यह है कि हम सबके साथ सबके विकास की बात नहीं करते हैं, उसके लिए बजट आवंटित करते हैं, उसके लिए काम करके देने का काम करते हैं। और जो विकास की योजना है वह केवल हिंदुओं के लिए नहीं बनती, बल्कि उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ जनता को ध्यान में रख करके। सर, आपने इससे पहले एक बात बोली थी कि विकास पर लोग उतना अभी भी वोट नहीं कर रहे हैं, ये बात अभी आपने बोली थी। हिंदुत्व के एजेंडे की बात हम लोगों ने कर ली, लेकिन जो विपक्ष का आरोप है और ख़ास तौर से जो देखने को मिल रहा है, जब मुख्यमंत्री जी सदन में बोलते हैं और कहते हैं कि 52 दिन जुम्मे होते हैं, होली एक दिन होती है, ये एक मैसेज देने की कोशिश की जाती है एक वर्ग को। ये आरोप लग रहा है कि अब विकास हिंदुत्व की चाशनी में जलेबी बनेगी, विकास की जलेबी बनेगी। देखिए, ये विपक्ष इस समय मुद्दा विहीन है। अगर उनको 2 लोकसभा के उपचुनाव में सफलता मिल गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी कोई कम हो गई, मतलब उत्तर प्रदेश के मानचित्र से गायब हो गई है। आज भी मतलब भारतीय जनता पार्टी जिस दोनों चुनाव को जो में लड़ा है, सपा बसपा मिल करके भी हमारे वोट प्रतिशत कम होने के बावजूद भी हमें इतना नहीं पीछे छोड़ दिए जितना उनको हम 2014 में और 2017 में पीछे छोड़ करके आए थे। इसलिए बहुत मुझे लगता है कि जीत की खुशी मनावें, हमारी शुभकामनाएं उनको जीत की। लेकिन इतनी खुशी मनाने की जो कोशिश कर रहे हैं कि भाजपा पर फतेह प्राप्त कर लिया है, विजय प्राप्त कर लिया है, ये ठीक नहीं है। और जहाँ कोई ऐसी परिस्थिति आती है, चाहे वो कांवड़ यात्रा हो, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे नवरात्रा हो, और चाहे मुस्लिमों के त्यौहार हो, ये सारे त्यौहार होते हैं। जो जैसे क्या सामंजस्य बन सकता है सरकार के स्तर पर, उसका प्रयास होता है और उसका परिणाम होता है। और सरकार अच्छा प्रयास कर रही है, ये ध्यान में रख करके कि हम उत्तर प्रदेश में एक सौहार्द कायम रखते हुए, शांति व्यवस्था कायम रखते हुए और सबको खुशी हो, ऐसा काम करना चाहते हैं। ये नहीं कि अगर ईद है और दिवाली है और या दशहरा है तो दृष्टि हमारी में दोष नहीं होता है। सारे आप देख रहे हैं कि ऐसा नहीं कि एक साल में कोई त्यौहार ऐसा नहीं होगा जो हिंदुओं के पड़े, मुसलमानों के नहीं पड़े, उनके भी त्यौहार पड़े और उनके त्यौहार को भी उसी रूप में व्यवस्था दी गई है जिस रूप में हिंदू त्यौहारों के अंदर व्यवस्था दी जाती है। बिल्कुल। तो हमारे साथ बने हुए हैं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जो बेबाकी से सारे सवालों का जवाब दे रहे हैं। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और मुद्दों पर इनसे बात करेंगे। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। स्वागत है एक बार फिर आपका। हमारे साथ हैं आज केशव प्रसाद मौर्य जी। सर, आपने तमाम मुद्दों पर बात की। आपने बताया कि एक साल की उपलब्धि रही, जो योजनाएं मिल रही हैं, दी जा रही हैं और सरकार देगी, मिलेंगी कब तक ये बताइए। नहीं, मिलना शुरू हो गई। 11 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लोगों को, आवास के लाभार्थियों को, उसमें से किसी की पहली किस्त, किसी की दोनों किस्त, किसी की तीसरी किस्त भी जा रही है। उत्तर प्रदेश में स्वच्छ भारत योजना के अंतर्गत शौचालय बन रहा है, उसके लिए पैसे की व्यवस्था हो रही है। कुंभ मेले की दृष्टि से बजट पहले 1000 करोड़, फिर 1500 करोड़, 2500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बिजली की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में शायद मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा बजट देने का काम किया गया है।
सड़कों की दृष्टि से मैं समझता हूं कि जितना 10,000 करोड़ का अगर हम सीआरएफ भी जोड़ लें तो जितना बड़ा बजट हमको इस वर्ष एक तरह से सड़कों के मामले में काम करने के लिए प्राप्त हुआ, ऐसा कभी नहीं प्राप्त हुआ है। तो ये हम करना भी शुरू कर चुके हैं। किसी गांव में जाइए, जिले में जाइए, तहसील में जाइए, हर जगह विकास हो रहा है, विकास दिखाई दे रहा है। हाँ ठीक है, हम ये मानते हैं कि अभी विकास के मुद्दे पर हर मतदाता मत कर देने को तैयार नहीं है। उसमें एक बड़ा वर्ग है जो विकास के मुद्दे पर भी वोट देता है, एक बड़ा वर्ग है जो जाति और पार्टी के नाम पर भी वोट देता है, उसका विकास से कोई लेना देना नहीं। खैर छोड़िए, अब ये सब बातें कि अब सरकार जो कर रही है वो जनता के सामने भी आ जाता है, वो 2019 में रिजल्ट दे देता है या चुनाव में इस तरीके से बता भी देता है। सर आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि आप संगठन के भी बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, आप संगठन को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। क्या उपलब्धियां रहेंगी और क्या चुनौतियां हैं आपको, जो आपको 2018 में पूरी कर लेनी है? देखिए, 2018 में जो चुनौतियां हैं उनको ध्यान में रख करके हमने बजट प्रस्तुत किया है, और उस बजट का उपयोग अधिक से अधिक हो और उसका लाभ जनता को मिले, ये हमारी सरकार का एक सामूहिक प्रयास है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, भारत की सबसे बड़ी पार्टी है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है। तो बड़ी पार्टी होने के नाते जो संगठनात्मक उत्तरदायित्व है, संगठन और सरकार के बीच में एक बेहतर तालमेल बना हुआ है और अच्छा बने, इसका भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जो संगठन है, उस संगठन के कारण हमारी सरकार है। मैं व्यक्तिगत तौर से मानता हूं, किसी अधिकारी कर्मचारी के कारण से हम सरकार में नहीं आए। हम अपनी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के परिश्रम और पसीने के कारण से जो जनता का आशीर्वाद और समर्थन मिला है, उसके कारण से सरकार में आए। इसलिए मैं सदैव इस बात का समर्थक हूँ और समर्थक रहूँगा कि हमें अपने कार्यकर्ता के सम्मान का, कार्यकर्ता के द्वारा जनता की जो समस्याएं लाई जा रही हैं उनके तत्काल समाधान का हम प्रयास कर रहे हैं, और उसमें अगर कहीं कोई कमी है तो उसको ठीक करने का काम करेंगे। ये हम संकल्प लेकर के सरकार के जो 1 वर्ष पूरे हो रहे हैं उस ओर आगे बढ़ने जा रहे हैं। सर ये तमाम चीज़ें हो गई। बीजेपी की बात करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की, मैं सरकार की बात नहीं करूँगा। भारतीय जनता पार्टी ने जब सरकार बनाई तो उसके साथ कई दल थे, जैसे पीडीपी आया और तमाम दल आए, शिवसेना आया। अब वो जब चुनाव लगभग नज़दीक आ रहे हैं दूसरे लोकसभा के, तो वो लोग छिटक रहे हैं, वो लोग अलग जा रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ जो छत्रप है वो एकजुट हो रहे हैं, महागठबंधन की ओर पर बढ़ रहा है विपक्ष। क्या आपके लिए ये बड़ी चुनौती नहीं होगा, क्योंकि आपके साथी आपसे दूर जा रहे हैं और वो लोग एक साथ आ रहे हैं? देखिए, जहाँ तक साथी दूर जा रहे हैं, भाजपा नेतृत्व तो किसी कोई दूर जाए ऐसा ना सोचता है, ना ऐसा चाहता है। लेकिन अब यह अगर कोई सोचे आज की तिथि में कि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़े प्रभाव वाले क्षेत्र में शासन करती है, और उसके अलग जा कर के 25 दलों का गठबंधन बना करके और कोई सोचे कि हम चुनाव जीतें और सरकार बनावें और देश का भला कर सकेंगे, मुझे इस पे लगता नहीं। मोदी जी के साथ देश जिस प्रकार से 2014 में एकजुट था, वैसे 2019 में भी एकजुट रहेगा। इस एकजुटता को कोई भी गठबंधन बना ले, वह मैं नहीं समझता हूं कि मोदी जी के खिलाफ सफल हो पाएगा, और हमारी 2019 में आदरणीय मोदी जी की अगुवाई में फिर से सरकार। सर एक सवाल जो गाए बगाए हर जगह सुनने में आ रहा है, ये हो रहा है कि अब मध्यवर्गीय परिवार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से अलग हो रहा है, जो कि आप लोगों के साथ है, खासतौर से शहरी क्षेत्र का। जो बजट केंद्र का आया उसमें गरीब और तमाम चीज़ों की बात कही गई, उनके उन्मूलन की बात की गई, उनको बढ़ाने की बात कही गई, उससे लोग खुश हैं। लेकिन मध्यवर्गीय को कहीं से भी राहत नहीं दी जा रही। आपको नहीं लगता कि कहीं सरकार की तरफ से ये कमी हुई है, क्योंकि खुद मोदी जी मध्यवर्गीय परिवार को लेकर बयान दे चुके हैं और कह चुके हैं अपने चुनावी रैली में, क्योंकि ये देश मध्यवर्गीय परिवारों का है? नहीं, ठीक है। देखिए, सरकार का ध्यान सब ओर है। जब सरकार कोई बजट लेकर के आती है, कोई योजना लेकर के आती है, तो उस समय की आवश्यकता क्या है इसको ध्यान में रखते हैं। बाकी हमारी चिंता जब केंद्र के सरकार के स्तर पर होती है तो देश की 125 करोड़ जनता को ध्यान में रख करके योजना बनती है, और जब प्रदेश के अंदर हम कोई बजट लेकर के आते हैं तो 22 करोड़ जनता का ध्यान रखते हैं। तो सबका ध्यान रखते हुए सारी योजनाएँ तैयार होती हैं। किस समय कौन सी योजना को ज़्यादा पैसा देना है, ज़्यादा ध्यान देना है, यह सरकार सारे अध्ययन और आंकड़े और विशेषज्ञों की रिपोर्ट के आधार पर तय करती है। लेकिन चाहे वह किसी स्तर का, चाहे गरीब से गरीब व्यक्ति हो, चाहे बहुत संपन्न व्यक्ति हो, और चाहे वो मिडिल क्लास जिसको आप कह रहे हैं, ऐसे
परिवार हों, हमें सबका ध्यान है और हमारी सरकार सबको ध्यान में रख करके, क्योंकि देश के अंदर जब डेवलपमेंट होता है, जब प्रदेश के अंदर डेवलपमेंट होता है तो उसका लाभ भी सर्वाधिक एक तरफ गरीब को, एक तरफ मध्यम वर्गीय को। जब इस देश के अंदर विकास होगा, इस देश के अंदर कोई मतलब उत्पादन होगा और अगर उसकी बिक्री होगी तो उसका लाभ स्वाभाविक। आपकी बात से सहमत है, विकास जब होगा देश का तो सबका होगा, किसी एक व्यक्ति का या इंडिविजुअल का नहीं होगा। लेकिन जो बोझ पड़ रहा है जेब में वो मध्यवर्गीय परिवार को पड़ रहा है, ये एक सवाल है सर। अगर मुझे लगता है कि इस प्रकार के विषय बहुत हम लोगों के सामने आए नहीं हैं, अगर कुछ होगा तो आप ये मान के चलिए कि विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और विश्व में सबसे अधिक ज़मीन से लेकर के आसमान तक की जानकारी रखने वाले हमारा नेतृत्व है और परिपक्व है। सरकार को योग्य ढंग से हमने चलाने का काम किया है और योग्य ढंग से चला रहे हैं, तो इसलिए सारा सरकार के संज्ञान में जहाँ पर जो जब उचित होगा उस पर निर्णय मिले। सर, एक खास बात हो रही है तो ज़रूर आपसे पर्सनल एक सवाल ज़रूर बनेगा। इतनी भागदौड़ होती है, आप लोग सुबह से लेकर देर रात तक काम कर रहे हैं, केशव जी अपने लिए समय क्या निकालते हो और निकालते तो करते क्या हैं? देखिए, समय अपने लिए निकालना होता तो फिर राजनीति में आने की जरूरत नहीं थी। राजनीति में अगर आए हैं तो पूरा समय आपका समाज के लिए, डिप्लोमेटिक आंसर दिया आपने। प्रदेश के लिए, प्रदेश की जनता के लिए है। जब कोई समय निकलता है अतिरिक्त तो उस समय को हम लोग अध्ययन करने में लगाते हैं कि कोई ऐसे महापुरुषों की, कुछ ऐसे महर्षियों की, मनीषियों की पुस्तकें हैं जिसके बारे में पढ़ने से प्रेरणा मिलती है, ऊर्जा मिलती है, उत्साह मिलता है, ज्ञानवर्धन होता है, तो स्वाध्याय में भी हम लोग समय लगाते हैं। एक आखिरी सवाल, पार्टी में जो चीज़ें चल रही हैं, सरकार में जो चीज़ें चल रही हैं, एक बात बहुत अंदरूनी चल रही है, उस पर मैं चाहता हूं विराम लगाएं, क्योंकि ये बात विधानसभा में विपक्ष ने भी उठाई है। घात प्रतिघात हो रहा है, सरकार में मंत्री और मुख्यमंत्रियों में आपस में नहीं बन रही, ऐसी कोई बात? नहीं, ये सब बातें केवल मीडिया जगत की हैं और विपक्ष के पास जब मैंने कहा कोई मुद्दा नहीं होता, इस प्रकार की बातें क्योंकि आपके सामने वो उठाया गया था मुद्दा। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ पूरा मंत्रिपरिषद साथ में खड़ा है, पूरा विधानमंडल दल साथ में खड़ा है और हम सब लोग कोई भी निर्णय लेते एकजुट होकर के लेते हैं और मुख्यमंत्री जी एक लगातार परिश्रम की पराकाष्ठा करके उत्तर प्रदेश को देश में सर्वोत्तम प्रदेश बनाने का प्रयास कर रहे हैं और हम सब लोग मिलकर के उस प्रयास को सफल करने में लगे हो। तो बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं कि आगामी जो चुनाव हो और जो उपलब्धियां हैं उसमें और आप लोग आगे बढ़े, ये हमारी शुभकामना है। तो ये थे हमारे साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि उपलब्धियों के बलबूते 2019 में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। अगली बार आपकी मुलाकात कराएंगे एक और शख्सियत से। फिलहाल हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की खबर देखने के लिए देखते रहिए लाइव टुडे।